अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। ह्यूमन राइट्स के सफ़र की कहानी में हमने डिवाइन रेवलेशन से शुरू करके खतबा हिज्जतुल वदा से मैग्ना कार्टा, फिर हम पिटिशन ऑफ राइट्स, फिर हम वर्जीनिया डिक्लेरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो अमेरिका में हुआ उस पर बात की। आज हम बात करेंगे जो फ्रेंच डिक्लेरेशन था। फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, 1799। फ्रेंच डिक्लेरेशन से पहले जो फ्रांस के हालात थे वो क्या थे? वो तकरीबन वही थे जो हमारे हालात हैं। फ्रांस के अंदर भी जो पॉलिटिकल क्लास थी वो करप्ट हो चुकी थी। इस तरह हमारे यहाँ जो सियासतदान है वो करप्ट है, वो लूटते हैं, जो कर्जा मिलता है उसको भी लूटते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, और आवाम को कोई उनका जो हक है वो नहीं देते। आवाम रोटी के लिए बिलखते हैं, दूध के लिए बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनको रोटी मैसर नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रांस में भी यही सूरत हाल थी। आपने वो फेमस जुमला सुना होगा जो फ्रांसीसी मलका का है कि मलका के घर के बाहर जब एहतजाज हो रहा था तो उसने पूछा कि ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। तो मलका को बताया गया कि ये रोटी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कि तो मलका का जवाब था कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो ये केक खा ले। ये हाल होता है जो पॉलिटिकल एलीट होती है को उनको एहसास ही नहीं है कि जो बेचारे रोटी नहीं जिनके पास वो केक कहाँ से खाएंगे। रोटी अगर 25 रुपए की है तो केक तो उससे भी महंगा है अगर आपने खाना है तो। इस हद तक एहसास खत्म हो गया जो पॉलिटिकल क्लास थी फ्रांस की, जो पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे। हमारे यहाँ जिस तरह ये एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है सियासतदानों में, जो जिनके पास ताकत है, पावर है, वो 1% करप्ट थी। फिर इसी तरह मुआशी जो सूरत हाल थी वो उसी तरह थी। इकोनॉमिक स्टेगनेशन जिस तरह हमारे यहाँ है कि जो मुल्क है वो एक बैंक्रप्सी की स्टेज के ऊपर था, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। जिस तरह हम सुनते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, यही हाल फ्रांस का था। फिर जो थी डिवाइड थी, वाज़े डिवाइड थी। एक तरफ 1% करप्ट वो हुक्मरान थे जो तमाम प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, जिनका खाना फ्री था, जिनका रहना फ्री था, जिनको कुछ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सारी जो स्टेट थी वो सिर्फ उन सियासतदानों की रखवाली थी। और दूसरी तरफ 99% आवाम थे जो बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 1% जो करप्ट सियासतदान है वो पाकिस्तान की तमाम दुनिया की तमाम आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 99% आवाम है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है, वो बुनियादी हकूक से महरूम है। तो ये वाज़े तकसीम थी जो फ्रांस के अंदर। इसी तरह हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क के अंदर एक वाज़े तकसीम है। तो फिर जो 99% लोग थे उन्होंने एहतजाज किया, भाई आपके पास तो अयाशी के सारे सामान हैं जो 1% है, लेकिन हम 99% आवाम के पास खाने को रोटी भी नहीं है, पहनने को लिबास नहीं है, रहने को छत नहीं है। तो हमें ये रोटी चाहिए, हमें लिबास चाहिए, हमें खाने को रोटी चाहिए और हमें छत चाहिए। और इस तरह ये जो एक्सेसिव टैक्सेशन है जो बिजली के बिलों की शक्ल में आती है, जो गैस के बिलों की शक्ल में आती है, जो पानी के बिलों की शक्ल में आती है, इसका हम बाइकआउट करते हैं। सो जब एहतजाज हुआ तो फिर उसके नतीजे में उनको हुक्मरानी मिल गई जो कि 99% लोग थे। और 99% लोगों के पास जब हुकूमत आई तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से फिर वो
तमाम जो जिन हकूक से महरूम रखा हुआ था फ्रांस के जो पॉलिटिकल एलीट थी, जो सियासी अशराफिया थी, उसने महरूम रखा हुआ था, वो तमाम हकूक हासिल हुए। और फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ, जिसे आप डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी कहते हैं, कि जो इंसान को जो आज़ादी मिली, जो शहरियों को आज़ादी मिली, उनके जो रोज़गार के मसले हल हुए, उनके जो घर के मसले हल हुए, उनके जो रोटी के मसले हल हुए, तो फिर इस बिना के ऊपर हल हुए। और ये डिक्लेरेशन इसकी चीदा चीदा वही बात है, मैं बयान किए देता हूँ। जो फ्रेंच डिक्लेरेशन में जो पहला आर्टिकल है वो कहता है कि मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। वही बात जो मैंने सबसे पहले खुतबुल हिज्जतुल वदा को बयान करते हुए अर्ज किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम ने और रहमतुल आलमीन ने जो फरमा दिया था खुतबुल हिज्जतुल वदा के मौका के ऊपर कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। उसी बात को देखें, फ्रांस के अंदर उन्होंने डिक्लेरेशन में ये पहला आर्टिकल ही वो रखा जो खुतबा हिज्जतुल वदा वाली बात थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1500 साल पहले फरमा दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई हक नहीं है, तो वो पहला आर्टिकल रखा कि तमाम बराबर हैं एंड इक्वल इन राइट्स। तमाम जब बराबर हैं तो तमाम के हकूक बराबर हैं, तमाम को एक जैसे मौके मिलने चाहिए कि वो अपनी मेहनत के मुताबिक आगे बढ़ सके, जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सके। और इससे पहले चूंकि तमाम को एक जैसे मौके नहीं थे, वो 1% जो क्लास थी सिर्फ उसी को मौके थे। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में है 1% जो करप्ट सियासतदान है, उनकी ही औलादें जो है वो बदल बदल के वो दूसरी तीसरी जनरेशन जो है वो नखट्टू हो। जिस तरह आप देखते हैं जो किसी के फोरमैन बनने के काबिल नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बने हमारे पंजाब में। तो ये सूरत हाल वहां पे भी थी। तो उन्होंने कहा तमाम इंसान बराबर हैं, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मेहनत से आगे निकलना चाहता है वो निकले और आगे से वो मिनिस्टर बने, वो चीफ मिनिस्टर बने। पाकिस्तान में कोई सोच सकता है, कोई पढ़ा लिखा अच्छी एजुकेशन वाला, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, कोई अच्छा बहुत अच्छी एजुकेशन भी हो, तो वो शायद ना सोच सके कि वो पाकिस्तान में सियासत में कोई रोल अदा कर सके, क्योंकि सियासत पे जो कब्जा है वो सिर्फ 1% उस करप्ट पॉलिटिकल एलीट का है, जो कि इसी तरह जिस तरह फ्रांस के अंदर था। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा दूसरा आर्टिकल है कि गोल ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स, कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है, जो सियासी एसोसिएशन होती है, जो सियासी पार्टी होती है, आप इसको ये कह लें, उसका एक ही एजेंडा होता है। वो एजेंडा ये होता है कि जो नेचुरल राइट्स अवाम के हैं, वो अवाम के नेचुरल राइट्स अवाम को मिले। सियासी पार्टी का और कोई एजेंडा नहीं होता। सियासी पार्टी का जो एजेंडा है वो अवाम होते हैं। सियासी पार्टी का एजेंडा कोई फर्द नहीं होता। किसी सियासी पार्टी किसी खास फर्द के लिए या के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो पूरे अवाम के लिए काम करती है। ये उन्होंने दूसरा आर्टिकल रखा, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर पूरे अवाम उस पार्टी में शामिल हुए और फिर वो पार्टी आगे चल के पूरे फ्रांस में जो लोग थे, आम घरों से जो लोग थे, वो उठ के वो हुक्मरानी तक पहुंचे, वो वजीर बने, वो मिनिस्टर बने, वो फिर आगे चल के हुकूमत का हिस्सा बने, कहना ये चाह रहा हूं। फिर तीसरा जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, सोवरेनिटी प्रिंसिपल रिजाइड्स एसेंशियली इन नेशन। सोवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है, उन्होंने ये कहा डिक्लेरेशन में कि ये सिर्फ सोवरेनिटी से मुराद सिर्फ मुल्क का इक्तदार आला नहीं है कि एक मुल्क आजाद है। सोवरेनिटी से मुराद ये है कि कौम भी आजाद है कि नहीं आजाद। कि सोवरेनिटी उस वक्त तक क्वेश्चन मार्क है जब तक कौम आजाद ना हो। सोवरेनिटी सिर्फ मुल्क की आजादी की बात नहीं करती, सोवरेनिटी जो उस मुल्क के अंदर रहने वाले शहरी हैं उसकी आजादी की बात भी करती है, कि वो जो शहरी हैं वो आजाद हैं कि नहीं है,
کیا شہری بھوک سے آزاد ہیں؟ کیا شہری ننگ سے آزاد ہیں؟ کیا شہری افلاس سے آزاد ہیں؟ کیا شہری بیماریوں سے آزاد ہیں؟ کیا شہری اپنے مسائل سے آزاد ہیں؟ کیا شہری کو پریشانیاں تو نہیں ہیں؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پریشانیوں سے آزاد ہوں، وہ اپنے تمام مسائل سے آزاد ہوں، اور سکھ چین ان کو میسر ہو، ٹینشن نہ ہو۔ یہ انہوں نے تیسرا آرٹیکل رکھا اس میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ لبرٹی، وہ آرٹیکل ہے لبرٹی کنسسٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ناٹ ہارمفل۔ ہاں، لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، کسی کے خلاف آپ نہیں جائیں گے، کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتے آپ کی آزادی صرف اپنی ذات تک محدود ہے، آپ کسی کی آزادی میں مخل نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ جس کی زمین پہ چاہے کوئی تگڑا وہ قبضہ کر لے، جو عام کمزور ہے بیچارہ اس سے اس کا گھر چھین لے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کی آزادی میں کسی سے پراپرٹی نہیں چھین سکتے، پراپرٹی رائٹس کو پریزرو کیا، جو صرف ہیومن رائٹس کو پریزرو نہیں کیا، ان کے رائٹس آف دا پراپرٹی ہے ان کو پریزرو کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا وہ اسی طرح تھا، جس کو کوئی گھر اچھا لگتا تھا پولیٹیکل ایلیٹ کو وہ گھر لے لیتی تھی، جو کسی کو کوئی اگر خاتون اچھی لگتی ہے وہ اس کو اٹھا لیتی تھی پولیٹیکل کلاس۔ تو یہ وہ حالات تھے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر لوگوں نے احتجاج کیا اور فرینچ ڈیکلریشن سامنے آئی، اور یہ تمام آزادیاں ملی جو کہ فرینچ ڈیکلریشن میں پھر ہمیں ملتی ہیں۔ اور بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی فرینچ ڈیکلریشن کی، جو کہ آگے جا کے پھر انسانی حقوق کا جو معیار ہے اور انسانی حقوق کا سفر ہے ایک اور منزل تک پہنچا، ایک بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ ملی، اور جس کی بنیاد کے اوپر پھر دنیا میں جو بادشاہتیں تھیں وہ ان زوال پذیر ہوئیں اور عوام کو ان کے حقوق ملنا شروع ہوئے۔ تو یہ کچھ مختصر میں نے عرض کیا جو فرینچ ڈیکلریشن تھا۔ اب اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ فرینچ ڈیکلریشن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ عوام محروم رہیں گے۔ اساتذہ باہر نکلیں گے، مزدور باہر نکلیں گے، طلباء باہر نکلیں گے، ٹریڈ یونین کے نمائندے باہر نکلیں گے، فیڈریشنز باہر نکلیں گی، پورے جو 25 کروڑ عوام ہیں جب تک وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے اور باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ 1% کرپٹ سیاستدان ہے جو ملک کی ساتھ ریپ کر رہے ہیں، جو ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کو مصائب و آلام دے رہے ہیں اور عوام کو ناانصافیاں دے رہے ہیں، تب تک اس 1% کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اسی طرح الگ الگ ہو کے ہم آواز اٹھائیں گے، ہم تمام کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، اور پھر ہی اسی صورت میں ہمیں ایک شہری کو وہ آزادیاں مل سکتی ہیں جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کو بھوک سے آزادی ملے، اس کو ننگ سے آزادی ملے، اس کو افلاس سے آزادی ملے، اور اس کو تمام مصائب و مشکلات سے آزادی ملے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو 99% عوام ہے جو محنت کش ہے ان کو وہ شعور عطا فرمائے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے سب کے حقوق جو ہیں وہ صرف چند 100 کے قریب جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے، انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم وہ اپنے حقوق واپس لے سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔